हाँ बेटा, अब देखो अपन ने जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली थी। नेक्स्ट अपना टॉपिक आएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वही है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, जो मैंने अभी आपको समझाया था। चलो पहले अपन डेरिवेशन की शुरुआत यहीं से करते हैं। किसके कारण सारी चीज़ें करनी है? इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। मैं डायग्राम बनाता हूँ बेटा, आप समझे। इलेक्ट्रिक डायपोल में ये पॉइंट ए है और बेटा इससे कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पे अपने पास पॉइंट बी है। ए जो पॉइंट है इसके ऊपर वही बेटा अपन ने क्या मान लिया, नेगेटिव क्यू चार्ज है, और बी जो पॉइंट है बेटा उसके ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज है। आप देखते जाएं, चार्ज का अमाउंट सेम है और चार्ज की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, दोनों चार्जों के बीच की वो डिस्टेंस वापस मैंने कितनी मान ली, 2d मान ली। फिर देखो डेफिनेशन में क्या बताया था कि इसकी स्ट्रेंथ निकालनी है तो आपको इसका सेंटर लेना पड़ेगा। मैंने सेंटर मान लिया बेटा O पॉइंट, तो हाफ डिस्टेंस इधर की d बच गई, हाफ डिस्टेंस इधर की d बच गई बेटा, कंप्लीट। यानी ये डायपोल है। इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। अब कहाँ निकालनी है? इक्वेटोरियल लाइन। अब भी कौन सी लाइन आई थी? एक्सियल। तो एक्सियल मैंने बताया था, अगर ये एक्स एक्सिस पर है तो पूरी लाइन आगे पीछे तक एक्सियल लाइन हो गई। अब ये देखिए, ये एक्स एक्सिस पर है तो इक्वेटोरियल का मतलब हो गया निरक्ष, यानी जो जिस पर है उसको छोड़कर जो परपेंडिकुलर लाइन है वो इक्वेटोरियल लाइन मानी जाएगी। तो परपेंडिकुलर लाइन का मतलब अब ये एक्स पर है तो वाई वाली जो लाइन है ये वाली, दैट इज ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन हो गई ऊपर तक। इसके किसी पॉइंट के ऊपर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। सपोज वो पॉइंट मैंने ये मान लिया और इस पॉइंट को किससे नोट कर दिया, P से नोट कर दिया। इस पॉइंट पर निकालना है सेंटर से, डायपोल के सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस अपन वहाँ भी कितनी माने थे यार, एक्सियल लाइन पर थी, अब इक्वेटोरियल लाइन पर हो गई। अब मैंने क्या बताया था, चार्ज कितने हैं आप अलग सोचें। अब ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी अपना फील्ड भेजेगा, ये भी अपना फील्ड भेजेगा, तो यहाँ पे नेट फील्ड कितना होगा, दोनों का जो फील्ड होगा उसका जो रिजल्टेंट आएगा वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब पहले मेरे को यहाँ के कारण फील्ड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ के कारण अगर मैं यहाँ फील्ड निकालना चाहता हूँ तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ये डिस्टेंस मान ली मैंने कितनी है, L मान ले। उसी टाइप से ये डिस्टेंस भी मेरे को पता होनी चाहिए, तो इसको भी मैं मिला देता हूँ। अब क्वेश्चन आता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या इक्वल है? तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स देखे अपन, तो अपन ने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि एक आपके पास लाइन है और उस लाइन के मिड पॉइंट की परपेंडिकुलर लाइन आप ले रहे हो, तो उस परपेंडिकुलर लाइन के सेम पॉइंट से उस लाइन के दोनों कॉर्नर की डिस्टेंस इक्वल रहती है। ये अपन ने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है। यानी ये आपने L मानी तो बेटा ये भी कितनी मानोगे, L। और ऐसा जो ये परपेंडिकुलर लाइन का पॉइंट है एक ही, इसका मतलब यहाँ अगर एंगल थीटा है तो बेटा यहाँ भी एंगल कितना होगा, थीटा। जबकि ये लाइन आपने कैसी मानी है, परपेंडिकुलर। ये अपन ने अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स लिखा, जो अपन ने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है। अब एक बात और देखेंगे, मैं बात करूँ यहाँ पे इन ट्राइंगल POB। हमें पता है POB एक राइट ट्राइंगल है, 90 का एंगल आ रहा है ना, तो राइट ट्राइंगल में ये सामने वाली लाइन है तो ये हाइपोटेनस हो गई आपकी। अब आप ये बताओ, इसके लिए अपन पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो आपका हाइपोटेनस यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से आप देखोगे इस 90 के सामने वाली लाइन जो L है, हमें ये पता है हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडरूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या होता है बेटा, बेस स्क्वायर। तो यहाँ इसके सामने L आ रहा है हाइपोटेनस की जगह, बेस किसकी जगह आ रहा है बेटा, D की जगह, और आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या आ रहा है बेटा, R की जगह। तो अपने पास ये आ गया अंडरूट D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और मैं अंडरूट को यूँ भी लिख सकता हूँ बेटा, D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1/2। अंडरूट है तो पावर लिख सकता हूँ, ये L की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू यहाँ रहेगी। ध्यान रखेंगे जहाँ L चाहिएगा अपन ये वैल्यू पुट कर देंगे। एक बात तो अपने पास ये आ गई। दूसरी बात हमें पता है ये तो डिस्टेंस निकाल ली। अब बात आती है कि मेरे को इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कौन सा चार्ज है ये, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको जो मिलाने वाली लाइन है उसी की डायरेक्शन में बाहर की तरफ होता है, यानी उसके खुद की दूर की तरफ। इसको वापस मैंने E1 मान लिया। नेगेटिव चार्ज है यहाँ, तो P से इसको मिला रहा है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके खुद की तरफ होता है, तो इसको मैंने यहाँ E2 मान लिया। अगर आप इसको लेबल करोगे तो जैसा मैंने पहले समझाया था, AB इज इलेक्ट्रिक डायपोल, 2D इज डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, O इज सेंटर ऑफ डायपोल,
r is distance from center and point at which we determine the electric field. E1 is electric field due to positive charge, E2 is electric field due to negative charge. ये सारी चीज़ें अपन इसमें मेंशन कर सकते हैं. अब आप एक बात देखो, यहाँ से हमने ये पढ़ा है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है बेटा, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E1 और नेगेटिव के कारण कितना है E2. तो हमें पहले क्या निकालना है, आप देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P पर मेरे को निकालना है. कौन से चार्ज के कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण. आपको अभी पीछे भी मैंने समझाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस फॉर्मूला कितना होता है, 1/4πε0 Q/r². आर क्या था, ध्यान रखना, जो चार्ज था उससे डिस्टेंस. तो यहाँ पे P पे निकालना है, कौन से चार्ज के कारण, पॉजिटिव Q. क्या नोट कर रखा आपने, E1, तो मैं लिखूँगा E1, फॉर्मूला बताओ, 1/4πε0, चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है यहाँ, अपॉन Q से पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, तो मैंने लिखा है L². वेक्टर फॉर्म लिख रहे हो तो आगे कोमा लगाओगे. इन द डायरेक्शन ऑफ, देखो बाहर की तरफ है ना, तो हम क्या लिखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ BP. B से किसकी डायरेक्शन में, P की डायरेक्शन. इक्वेशन फर्स्ट आ गई अपने पास, समझ में आई बेटा. अब दूसरा क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव Q चार्ज एट पॉइंट P. तो हम इसको किससे नोट करेंगे, E2 से. 1/4πε0, चार्ज आ रहा है Q. अब यहाँ निगेटिव से डिस्टेंस कितनी है, L². क्या लिखेंगे बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ, अब बताओ इसकी डायरेक्शन किधर आ रही है, P से किसकी तरफ आ रही है, A. तो इन द डायरेक्शन ऑफ PA, इक्वेशन नंबर 2. अब आप एक बात देखो, यहाँ से आपको एक बात नोटिस करो आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में हमें क्या दिख रहा है, E1 में 1/4πε0 दोनों जगह आ रहा है, Q दोनों जगह आ रहा है, L दोनों जगह सेम है. यानी हमें एक बात नज़र आ रही है कि वेक्टर E1 का मोड और वेक्टर E2 का मोड इक्वल है, और उसकी वैल्यू 1/4πε0 Q/L² आ रही है. यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सेम मैग्नीट्यूड है, बट इट्स डायरेक्शन विल बी डिफरेंट. इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है. मैं ये नहीं कह रहा अपोजिट है, इट्स डायरेक्शन विल बी डिफरेंट. ये ध्यान देंगे आप कि इनकी जो डायरेक्शन है ना वो डिफरेंट है. फिर से समझे, मैं ये बात नहीं कह रहा कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है, क्योंकि अपोजिट होती ना तब तो ये कैंसिल हो जाते दोनों, एक के आगे प्लस का साइन आ जाता है, एक के आगे माइनस आ जाता. डायरेक्शन डिफरेंट है. आप समझे कैसे डिफरेंट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इस तरफ, एक तो ये है और दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है. E2 आप देखें, आपने ये लाइन ले रखी है, आप इसके फ्रेम में आप इसको बांटोगे तो ये इसका फ्रेम हो गया, दैट इज़ Y एक्सिस और दैट इज़ X एक्सिस. ये कंप्लीट हो रहा है. तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एक इसकी है, तो डायरेक्शन डिफरेंट है ना कि अपोजिट है. ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सिस है उनके साथ एंगल देखते हैं, और एंगल देखकर जो वेक्टर क्वांटिटी है हम उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं. तो हमने देखो क्या देखा यहाँ पे, आप समझो, अगर मैं इसको यहाँ फ्रेम में बांटूँ तो मैं एक लाइन ये ले लेता हूँ, दैट इज़, इसको मैं ऊपर तक बढ़ा सकता हूँ, दैट इज़ ये P पॉइंट था, इधर भी मैं चाहूँ तो ले सकता हूँ, और नीचे की तरफ भी आप चाहो तो इसको यूँ ले सकते हो, दैट इज़, ये फ्रेम हो गया कंप्लीट. अब देखो बेटा, आप ये लाइन देखो और ये लाइन देखो, फिर से मैं समझा रहा हूँ. आपकी एक लाइन तो ये है, देखें ये वाली P पॉइंट है यहाँ पे, फिर आपका यहाँ देखो ये कौन सा पॉइंट है बेटा, A पॉइंट, और फिर ये आपका यहाँ कौन सा पॉइंट है बेटा, B पॉइंट. यहाँ एंगल थीटा है, बताओ यहाँ कितना आएगा, तो हमें पता है ये अल्टरनेट एंगल हो गए, यहाँ भी एंगल कितना आएगा, थीटा आएगा. इट मीन्स ये थीटा, तो बेटा ये थीटा. अब दूसरी बात देखना, इस P के साथ एक लाइन ये है बेटा, अब यहाँ भी एंगल थीटा है, तो देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो यहाँ थीटा है, तो यहाँ कौन सा एंगल आएगा, दैट इज़ कोरस्पॉन्डिंग एंगल थीटा. तो यहाँ भी एंगल कितना आएगा बेटा, थीटा आएगा. ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा. अब आप एक बात बताओ मेरे को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, E1. अब इसके एक्सिस देखो आप, ये है, ये वेक्टर है
अब वेक्टर E1 का इसकी तरफ कौन सा एंगल आ रहा है, थीटा, तो इसको कंपोनेंट में बांटेंगे तो जिधर एंगल आता है उधर क्या लगता है, कोस थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, E1 है ना इधर, तो थीटा इसके इस एक्सिस के साथ है, थीटा के साथ है, तो वो कौन सा कंपोनेंट होता है, वो कोसाइन कंपोनेंट होता है। साथ में क्या लग जाएगा, E1 कोस थीटा, और जो ऊपर की तरफ ये स्ट्रेट लाइन जा रही है उसके साथ क्या लग जाएगा बेटा, E1 साइन थीटा। ये तो E1 के दो कंपोनेंट हो गए। तो मैंने यहाँ से देखो क्या बांट दिया, एक तो इधर आ गया E1 कोस थीटा, और जो ये एक ऊपर चला गया E1 साइन थीटा। दूसरा देखो बेटा आपका ये आ रहा है, ये आपने क्या लिया E2, इसके एक्सिस ले, एक तो ये रहा बेटा, तो इसके साथ वापस थीटा है, तो इधर दूसरा भी क्या आ जाएगा, E2 कोस थीटा। तो मैंने देखा ये कि ये था E2 और इसका उधर ही थीटा है, तो दूसरा इसको आगे मैं x लिख देता हूँ, और दूसरा कंपोनेंट इधर भी क्या आ गया, E2 कोस थीटा। साथ में अब इसका साइन थीटा किधर लेंगे, तो मैंने समझा रखा है इसके परपेंडिकुलर ये नीचे की तरफ वाली लाइन आएगी, जिस कोऑर्डिनेट में ये पड़ता है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन आ रही है वो ये है, ये वाली लाइन। तो यहाँ पे इस लाइन में जो ये नीचे की तरफ एरो लग रहा है, इसमें मैं क्या लिखूंगा, E2 साइन थीटा। अब मेरे पास टोटल देखो क्या क्या कंपोनेंट हो गए, ये आ गया E2 साइन थीटा और E2 कोस थीटा, E1 कोस थीटा और E1 साइन थीटा। हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हम बोलेंगे यहाँ पे E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो कंपोनेंट देखो E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा have equal magnitude and opposite direction। ध्यान देंगे E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा सेम मैग्नीट्यूड रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि E1 E2 वैल्यू सेम है, थीटा की वैल्यू सेम है, तो साइन थीटा की दोनों जगह वैल्यू सेम आएगी। इसका मतलब E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब सो दे कैंसल्ड आउट टू ईच अदर, यानी वो एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ये तो कट गए। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, E1 कोस थीटा एंड E2 कोस थीटा, ये दोनों आर इन सेम डायरेक्शन, सो इट्स सम रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन। ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी कि E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, और बेटा उनका जो सम है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, और उसकी डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगा। सो मैं क्या कह सकता हूँ, आप कह सकते हो E नेट या E भी लिख सकते हो आप केवल, यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट पर, P पर, कितना आएगा बताओ, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, और ये जो आया उसके साथ आप क्या लिखोगे, इन द डायरेक्शन ऑफ, ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, इन द डायरेक्शन ऑफ Px। नेक्स्ट जो आपकी इक्वेशन आएगी वो 4 आप ये लिखोगे, इन द डायरेक्शन ऑफ Px का मतलब P से x की तरफ। तो अब मैं जो E नेट है उसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले लेता हूँ, आगे ये लाइन लास्ट में लिख दूंगा ले जाके, ये तो डायरेक्शन शो कर दी, आगे जाके दोबारा लिख दूंगा, तो E नेट बराबर देखो कितना आएगा। साथ में मैं क्या लिख रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में मैंने लिख रखा है E1 और E2 क्या है, सेम है, तो E1 और E2 सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, E1 कोस थीटा प्लस E1 कोस थीटा। भाई दोनों इक्वल है ना, तो दोनों की जगह E1 लिख दिया, तो आपके पास E नेट कितना आ गया बताओ, यहाँ पे 2E1 कोस थीटा, दोनों सेम है, जुड़ गए, तो 2E1 आ गया। E1 की वैल्यू कहाँ से रखोगे, केवल मैग्नीट्यूड रखना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना लिखोगे, E नेट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो 2 इंटू 1/4πε0, साथ में देखो कितना आ रहा है, Q/L², तो मैंने लिखा Q/L²। अब क्या आ रहा है यहाँ पे, कोस थीटा। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, 5। आप यहाँ ध्यान देंगे, मैंने कोस थीटा को कोस थीटा लिखा है, मैग्नीट्यूड लिखना है, ये लाइन नहीं लिखनी है वहाँ पे क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में थी। तो हमारे पास नेट ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं एक्यूरेट, आपका जो मेन फॉर्म है उसके अंदर। उसके लिए अपन ने क्या किया बेटा, यहाँ से उसके लिए जो ये कोस थीटा था, ये कोस थीटा,
जो यह यूज किया है इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हम दोबारा से लेते हैं, देखो कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल पी ओ बी, देख रहा है ये पी ओ बी, थीटा है ना, तो कोस थीटा की वैल्यू निकालो। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है डी और हाइपोटेनियस क्या है एल, तो डी अपॉन एल। सो फ्रॉम इक्वेशन 5 में चलता है बेटा, कितना आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल स्क्वायर इंटू डी अपॉन एल कोस थीटा की जगह। तो ई नेट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास, ई नेट आ गया 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, एल स्क्वायर और एल को क्या लिखेंगे, एल क्यूब इंटू डी, ये आ गया आपके पास। इस 2 को मैं वहाँ ले जाऊँ, क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2d अपॉन एल क्यूब। हेयर आप एक बात समझें यहाँ पे, q इंटू 2d इज इक्वल टू p, p को अपन क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट, p को क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट, q इंटू 2d। तो देखो चार्ज इंटू चार्जों के बीच की डिस्टेंस को अपन डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। सो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ई नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन एल क्यूब, ये मैंने यहाँ तक पुट कर दिया, दैट इज इक्वेशन नंबर 6। अब एल की वैल्यू कहाँ से पुट करूँगा मैं, इक्वेशन फर्स्ट से। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, आप समझे यहाँ से, नेक्स्ट अपन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैंने लिखा ई नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, और यहाँ कितना लिखना है, एल की क्यूब, ये एल की वैल्यू थी, तो देखो एल की जगह तो 1/2 और फिर इसकी एल क्यूब करनी है तो होल क्यूब, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब पहले वाली वही बात मैंने अभी समझाया था ना, आर तो यहाँ से आप देखो इस पॉइंट से पॉइंट की डिस्टेंस, और ये इक्वेटोरियल पॉइंट कितनी भी दूर हो सकता है, यानी आर मेरे पास बहुत बड़ा होगा, और 2d दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस दोनों चार्जों की जो बहुत छोटी होती है, और d उस 2d का भी क्या है, हाफ है, यानी और ज़्यादा छोटा, तो d मेरे पास क्या होगा, उतना ही ज़्यादा छोटा होगा, यानी r बहुत बड़ा है किससे, d से, देन हम ये कह सकते हैं r स्क्वायर तो और ज़्यादा बड़ा होगा किससे, d स्क्वायर से। तो हम d स्क्वायर को क्या मान लेंगे यहाँ पे, नेगलेक्ट, कि ये कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं डालेगा। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ई नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन डी को छोड़ देंगे, क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब पावर को सोल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास ई नेट की वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर की क्यूब, दैट इज नेट डाइपोल मोमेंट ड्यू टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन कितना आया बेटा, ध्यान देंगे यहाँ पे आर की क्यूब, यानी ये भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के क्यूब के, यानी जितना दूर जाओगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, बट होता है इक्वेटोरियल पर भी होता है और एक्सियल पर भी होता है, पर जितना दूर जाएंगे उसके क्यूब टाइम्स ये यहाँ पे क्या रखेगा, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कम होता जाएगा। एक तो ये बात आई। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसकी वेक्टर फॉर्म लिखूँ जैसे मैंने वहाँ लिखी थी, तो वेक्टर फॉर्म देखो क्या लिखोगे, ई नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब। अब हम वेक्टर फॉर्म में हम ये सबसे पहले ये ध्यान देते हैं कि क्या दूसरी तरफ कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें पता है डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपने क्या लिखी थी, p से x की तरफ, आप समझे, p से x की तरफ देखो ये इधर, यानी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इधर आ रहा है p से x, और वहाँ एक वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट, उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। फिर से देखना, p से x का मतलब इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव यानी इस तरफ, यानी डाइपोल मोमेंट इस तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रहा है। बताओ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। अब दो वेक्टर क्वांटिटी जब अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो मैं यहाँ वेक्टर साइन लगा के और इसके आगे नेगेटिव साइन लगा दूंगा। ध्यान रखना बेटा, ये नेगेटिव साइन पूछना मत बाद में,
कहाँ से आया? मैंने बता दिया रीज़न, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, डायपोल मोमेंट वेक्टर है, तो दोनों के ऊपर वेक्टर लगाना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट है वो P से X की तरफ इस तरफ है, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन इस तरफ होती है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो दोनों पर वेक्टर लगा दिया और साइन किसका लगा दिया? नेगेटिव लगा दिया। ये इसकी वेक्टर फॉर्म बन गई। एक बात और आपने नोट की होगी, आप देखना ई एक्सियल कितना आया था? 1/4πε0 2p/r³, और ई ये तो एक्सियल आया था, इक्विटोरियल कितना आया? 1/4πε0 p/r³। दोनों फॉर्मूले में देखो क्या कंपेयर हो रहा है, इक्विटोरियल लाइन पर 2 नहीं आ रहा, जबकि एक्सियल लाइन पर 2 आ रहा है। यानी जो एक्सियल लाइन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विटोरियल वाली लाइन से कितना होता है? दुगना होता है। तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, ई एक्सियल लाइन इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एक्सियल लाइन का लिखना है ना, इसको 2 को अलग कर लूँ तो 1/4πε0 p/r³, यही बचता है। इसको क्या लिख सकता हूँ? ई इक्विटोरियल। तो ये आपके न्यूमेरिकल में रिलेशन काम में आएगा कि डायपोल के कारण एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्विटोरियल लाइन का कितना होता है? दुगना होता है। तो ये 2 डेरिवेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने, ये 4-4 नंबर में पूछी भी जा सकती है आपसे। फर्स्ट चैप्टर में ये बड़े क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल में काम में आएगा। बेटा वेक्टर फॉर्म मैंने लिख दी है। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे।